हे गाइस, दिस इज टीना फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रम की डेफिनेशन हो गई। या फिर ऐसे सभी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखे और सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, तो इन सभी प्रोसेस को एक साथ हम लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो सबसे पहला पोषण यानी न्यूट्रिशन या फूड लेना। ठीक है, तो ये क्या है, जैव प्रक्रम में आता है। सेकंड पॉइंट है श्वसन यानी सांस लेना। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन या वहन, तो जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया उसको समस्त बॉडी पार्ट में पहुंचाने के लिए बॉडी में वहन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी होती है। फोर्थ पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल बचा है उसको एक्सेल आउट करना यानी बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो इन्हीं चारों प्रोसेस को हम यहाँ पे अनुरक्षण बोल सकते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। तो फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग को अलाइव रहने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन चारों लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। इन सभी को अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन यानी पोषण सबसे पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, इसे किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ दिया है, पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य ग्रहण करता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, यानी मनुष्य यदि भोजन को ग्रहण करता है तो उससे उसको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें फूड से हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो भी हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं, उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये सब हमें फूड से मिलते हैं, जो हम खाते हैं उसी से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। इसके बाद आता है यहाँ न्यूट्रिशन के प्रकार यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जो वे जीव जो अपना पोषण खुद बना सकते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और परपोषी में जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। स्वपोषी पोषण का प्रकाश संश्लेषी, मतलब ये पौधों में होता है, पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, और रसायन संश्लेषी। और परपोषी पोषण में क्या क्या आएगा, परजीवी, मृतोपजीवी, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी प्राणी। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण क्या है। अब देखेंगे स्वपोषी पोषण। सबसे पहले स्वपोषण को देखेंगे तो इसमें क्या वर्ड आया, स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण मीन्स भोजन, मतलब ये अपना पोषण खुद से करेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते कि वो दूसरों से भोजन लें, तो ऐसा नहीं होता, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वह पोषण जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, है ना। किसका, अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके, कच्चे पदार्थों का उपयोग करके ये अपना भोजन बना लेते हैं स्वयं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। अब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पौधों को क्यों लिया गया है स्वपोषी में, बिकॉज ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा स्वयं ही बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा गया है। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया को डिटेल में देखेंगे। पौधों में पोषण हमने पहले भी देखा,
है ना। पहले भी हमने देखा पौधों में पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने ये भी बताया था कि पौधे स्वपोषित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सनलाइट आ रही है इनको ये पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हम देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है पौधों की हरी पत्तियाँ, है ना। हरी पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो है वो हरित लवक में क्यों होती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हरा पार्ट दिख रहा है आपको पत्ती में, यही है क्लोरोफिल, है ना। और इस क्लोरोफिल में पर्णहरित वर्णक पाया जाता है जो कि पत्तियों को हरा रखता है। ये पर्णहरित जो वर्णक है वो सबसे अधिक मात्रा में पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये जो है ये आप देख रहे हैं ये पत्ती की बाह्य संरचना है और ये आंतरिक संरचना है। इसमें क्या क्या होता है, बाह्य भित्ति यानी आउटर लेयर, आंतरिक भित्ति होती है यानी इनर लेयर, और इसमें ग्रैना पाए जाते हैं। इसी ग्रैना में जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें किस तरह से सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से और जल के ऑक्सीकरण से यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। यही पौधों का भोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और यही ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है इसको हम मनुष्य ग्रहण करते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है इसको आप याद रखिएगा। ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और जल जो है हरे पेड़ पौधे जो है अपनी जड़ों से जल को ग्रहण करते हैं ना, और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हमने देख लें क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन जाता है, यही पौधों का भोजन है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होते हैं पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो वर्णक पाया जाता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये जो रासायनिक ऊर्जा है उसमें रूपांतरित करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया क्लोरोफिल ने उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और जो जल के अणु हैं, ये जो जल का अणु है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में इसका अपघटन हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट यानी ये C6H12O6 इसको ग्लूकोज भी कहते हैं जो कि पौधों का भोजन होता है। और इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसको मनुष्य ग्रहण करते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है पौधों को, तो हमने क्लास 9th में देखा था रंध्र की संरचना, है ना। रंध्र यानी जो पत्ती में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। ठीक
ठीक है। और इन रंध्रों में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये रंध्र ही जो है वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ये जो पत्तियाँ हैं ये क्या होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। तो इनमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये द्वार कोशिकाएं ही इन छिद्रों के खुलने और बंद होने में मदद करते हैं। यानी छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। कैसे, कई बार पूछा जाता है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना कैसे होता है, तो वो द्वार कोशिकाओं की स्फीति पे निर्भर करता है, स्फीति और श्लथ पे। जब द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है तो वो क्या होती हैं, द्वार कोशिकाओं में इनर लेयर पाई जाती है और आउटर लेयर पाई जाती है ना। तो जब इनमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और एक समय आता है कि छिद्र खुल जाते हैं। और कुछ समय के बाद जब पूरा पानी निकल जाता है पत्तियों से तो द्वार कोशिकाएं फिर से सिकुड़ जाती हैं और वो छिद्र बंद हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ खुला रंध्र और बंद रंध्र दिखाया है। तो हम कह सकते हैं कि जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनका खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं पे। द्वार कोशिकाओं की स्फीति तथा श्लथ होने पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखे थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये स्टोमेटा ही, ये रंध्र ही हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में और ऑक्सीजन को मुक्त करने में। इसके साथ ही जो रंध्र हैं वो और कौन सा कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। मतलब जो जल है उसको वाष्प के रूप में छोड़ते हैं, वायुमंडल में मुक्त करते हैं वाष्प के रूप में, ठीक है। और क्या कार्य करते हैं, गैसों का विनिमय, वो हमने देख लिया। CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। स्वपोषण के बाद हम पोषण के अगले प्रकार को देखेंगे जो है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जीव को विषमपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे सभी जीव जंतु, कवक, फफूंद आदि, ठीक है। जैसे हम लोग जितने भी जीव हैं, प्लांट्स को छोड़कर हम दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, तो हम विषमपोषी जीव हैं, ठीक है। तो विषम पोषण का अलग अलग प्रकार है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राणी संपोषण को देखेंगे। प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण को इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतरण ग्रहण करता है। यानी इसमें जो प्राणी होता है वो भोजन पहले ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर पाचन के बाद इसका उपयोग करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं, फिर ये हमारे शरीर में लगता है, ठीक है। इसके उदाहरण में हम स्वयं को ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी यहाँ संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण नहीं करना होता, सड़े गले पदार्थों से भोजन को अवशोषित करना होता है। तो यही अंतर है प्राणी संपोषण में और मृतजीवी पोषण में। प्राणी संपोषण में क्या होता है, वहाँ पे पहले भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं प्राणी, उसका पाचन करते हैं, फिर अवशोषण करते हैं। लेकिन मृतजीवी में ऐसा नहीं होता है। मृतजीवी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में फफूंद, कवक, है ना। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, लकड़ी, उसमें फफूंद बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है मृतोपजीवी की एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, अब परजीवी पोषण में क्या होता है, जो परजीवी होते हैं वो दूसरे जीवित जीव पर रहेंगे और वहाँ से भोजन लेते हैं। जो दूसरे जीवित जीव होते हैं वहाँ से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में फीताकृमि, जूं, अमरबेल। फीताकृमि ये हमारे शरीर के अंदर रहकर भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं और जूं ये भी जो है मनुष्य
मनुष्य के सिर में होते हैं और वहाँ से खून को चूसकर अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसी तरह अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। ये बरगद के पेड़ में बेल के रूप में पाया जाता है, जो कि पेड़ में लिपटा होता है और वहाँ से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। तो ये परजीवी है। प्राणी संभोजी पोषण के एग्जाम्पल में अमीबा, मनुष्य हमने देखा था। तो हम यहाँ पे अमीबा में पोषण कैसे होता है देख लेते हैं। तो आपको नोट्स बनाना है इसका। इस तरह से आप लिख सकते हैं सबसे पहले अमीबा के बारे में कि अमीबा एक कोशिकी, मृदुजली तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। क्या होता है? जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। कोई भी इसका निश्चित आकार नहीं होता है, बिकॉज इसमें कूटपाद पाए जाते हैं और कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण कूटपाद जो है वो खाद्य कण को ग्रहण करने के लिए कूटपाद बनाता है अमीबा, और जब खाद्य कण को ग्रहण कर लेता है तो वो कूटपाद बिगड़ जाते हैं। तो क्या होता है? कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार परिवर्तित होता रहता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता उसका। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, छोटे एककोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसको डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। ये जो अमीबा है इसका आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई आकार निश्चित नहीं होता है, आकार जो इसका बनता बिगड़ते रहता है। जैसे यहाँ पे अमीबा में केंद्रक है और एक खाद्य कण। जब खाद्य कण को ग्रहण करने के लिए अमीबा अपने में पदार्थ या कूटपाद का निर्माण करता है, और जैसे ये खाद्य कण को ग्रहण करता है तो वो कूटपाद यहाँ पे बिगड़ जाते हैं। ठीक है। फिर जो खाद्य रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका में एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम इन खाद्य कणों का पाचन कर देते हैं। पाचन के बाद ये खाद्य कण जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बढ़ जाते हैं, और सरल अणुओं में बढ़ गया मतलब इनका पाचन हो गया। फिर पाचन के बाद ये खाद्य कण कोशिका द्रव में मिल जाते हैं, कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है। इसको हम इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कूटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्यान्नी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। कूटपाद क्या करते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कूटपाद इस भोजन को घेर कर खाद्यान्नी बनाए कूटपाद से और स्वयं गायब हो जाते हैं। खाद्य कण को ग्रहण करके स्वयं गायब हो गए हैं थर्ड स्टेप में। ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं? कोशिका द्रव में उपस्थित एंजाइम रिक्तिका। कोशिका द्रव में जो रिक्तिका थी उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है या खाद्यान्नी भी कहते हैं उसको, खाद्यान्नी में ये खाद्य कण प्रवेश कर लेते हैं और वहाँ से भोजन का पाचन हो जाता है। यानी रिक्तिका में जो एंजाइम होता है वो भोजन को पचाते हैं। खाद्यान्नी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और पचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। विस्तृत होकर जो भोजन के कण हैं सरल अणु भोजन के, ठीक है, वो कोशिका द्रव में मिलते रहते हैं। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, जिसके कारण जो अनपचा भोजन होता है वो कोशिका से बाहर निकल जाता है। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। आइए अब हम मनुष्य में पोषण का अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य और सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिन्हें आहार नाल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है आहार नाल और इससे जुड़ी पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आहार नाल, मनुष्य में जो आहार नाल पाई जाती है और उससे जुड़ी पाचक ग्रंथियां, उस आहार नाल में जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो पाचन क्रिया होती है, ये सब मिलकर आपस में पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब मनुष्य में पोषण के 5 चरण होते हैं। 5 चरणों में मनुष्य में पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो इसमें फर्स्ट है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? मुख्य गुहा के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। देन पाचन। पाचन में मुख्य गुहा के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है उस भोजन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन का पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम के द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विखंडित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत में ये क्रिया होती है। जो पचा हुआ भोजन होता है, पचे हुए भोजन को इसमें अवशोषित किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है श्वांगीकरण। तो इस प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित विभिन्न भोज्य पदार्थों का उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास तथा ऊर्जा की प्राप्ति में किया जाता है। देन है बहिष्करण। बहिष्करण में क्या होता है, जो भोजन में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं होता, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से 5 चरणों में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे मनुष्य की आहार नाल के बारे में जानते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल एक कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मल द्वार या गुदा द्वार यहाँ तक ये फैली होती है। आइए अब आहार नाल के प्रमुख भागों को देखते हैं। तो इसमें पहला है मुख गुहा, सेकंड है भोजन ग्रशिका या ग्रास नली, ये मुख गुहा है। सेकंड भोजन ग्रशिका, इसी को ग्रास नली कहते हैं। थर्ड है अमाशय, ठीक है, ये रहा अमाशय। एंड 4 है क्षुद्रांत या इसी को छोटी आंत भी कहा जाता है, ये क्षुद्रांत है। ठीक है, इसी को छोटी आंत भी कहा जाता है। देन बृहदांत्र या बड़ी आंत, तो ये बड़ी आंत हो गया, इसी को कोलोन बोलते हैं। तो ये मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा द्वार तक फैली होती है। ठीक है, अब हम इसके प्रत्येक भाग को डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है मुख गुहा। मुख गुहा में मुंह, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियां होती हैं। तो जो मुंह होता है वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी यहाँ से भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। फिर दांत में भोजन को चबाया जाता है, दांत के द्वारा भोजन को चबा लिया जाता है। फिर जीभ में, जीभ क्या करता है, जो चबाया हुआ भोजन होता है उसमें लार को अच्छी तरह से मिला देता है। ठीक है, फिर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख गुहा में। तो मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो शर्करा का पाचन करता है, यानी मुख गुहा से ही भोजन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है भोजन ग्रशिका या ग्रास नली। तो ग्रास नली के द्वारा ही भोजन मुंह से अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली में होने वाले संकुचन और शिथिलन को क्रमानुकुंचन के द्वारा ऐसा होता है। क्या होता है, ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन यानी ग्रास नली में जो भोजन होता है वो संकुचन और शिथिलन के द्वारा आगे बढ़ता है। ये भोजन आप दिख रहे हैं, फूड है ना, ये जो क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, इसको ईसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसी क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ये भोजन के कण आगे बढ़ते हुए ग्रास नली से अमाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, या ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये यहाँ से क्रमानुकुंचन गति के द्वारा अमाशय में भोजन को पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद आता है अमाशय। तो अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। अमाशय अब 3 भागों में बटा होता है। पहला अग्रभाग कार्डियक कहलाता है, मध्य भाग फंडिक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, अमाशय से जुड़ी ग्रंथि जठर ग्रंथि कहलाती है। अमाशय में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो जठर ग्रंथियां कहलाती हैं, जिसमें जठर रस स्रावित होता है। अब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, ठीक है, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। जो जठर ग्रंथि होती हैं उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, HCl अम्ल, ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद श्लेष्मा जो होता है वो अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। इसके बाद क्या है, जो अमाशय में भोजन होता है वो गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, उस भोजन को कायम कहा जाता है। इसके बाद आता है क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो छोटी आंत होती है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है।
भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। यानी भोजन का पाचन मुख्य गुहा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत 3 भागों से बनी होती है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए स्राव 3 जगहों से आते हैं। फर्स्ट है आंत ग्रंथियों से या आंतरस, सेकंड है यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशी रस। इस तरह से 3 प्रकार के रस आते हैं, आंत ग्रंथियों से आंतरस, यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशी रस। अब इन रसों का क्या कार्य होता है, इनमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो आंतरस होता है, आंतरस की क्रिया इस प्रकार होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, वसा को वसा अम्ल में बदलता है और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। इस तरह से जटिल अणु से सरल अणु में बदल जाते हैं। जो पित्तरस होता है वो क्या करता है, यह अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट करता है। हमने आमाशय में कायम देखा था, जो पचा हुआ भोजन था वो कायम कहलाता है। तो उस कायम में क्या रहता है, अम्लता रहती है, बिकॉज वो आमाशय से आ रहा है, वहाँ पे HCl अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट करता है कौन, पित्तरस, ताकि अग्नाशी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सकें। पित्त के लवणों द्वारा भोजन के वसा का विखंडन तथा पायशीकरण होता है। पित्त में जो लवण पाए जाते हैं उनके द्वारा भोजन के वसा का विखंडन होता है, पायशीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके। ठीक है, अब पित्त रस ने कायम की अम्लता को नष्ट कर दिया। अब उस पर अग्नाशी रस के जो एंजाइम है वो किस तरह से कार्य करेंगे वो देख लेते हैं। तो अग्नाशी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। तो उसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल में, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी होती है, जिससे भोजन के जटिल और अघुलनशील अणु सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी पाचन पूरा हो गया, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी हुई, तो जिससे क्या होता है, पाचन में हमें पता है जटिल अणु सरल अणु में बदल जाते हैं। यानी सरल अणु में बदल गए तो ये घुलनशील होते हैं, इनका आसानी से अवशोषण किया जा सकता है। पाचन के उपरांत भोजन जिस अवस्था में होता है उसे चाइल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में क्या आता है, अंगुली जैसी रचना होती हैं। इन अंगुली जैसी रचना को रसांकुर या विलाई कहते हैं। इसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में जो अंगुली जैसी रचना पाई जाती है इनको रसांकुर या विलाई कहते हैं। इनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अब इन रसांकुर के द्वारा जो पचे हुए भोजन का अवशोषण हुआ वो रुधिर कोशिकाओं के द्वारा रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बृहद्रांत या बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, कोलन तथा रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय। कोलन में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल अवशोषित किया जाता है। अब जो भोजन का संपूर्ण पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है, अब जो अपचा भोजन होता है उसमें जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत के कोलन वाले पार्ट में। ठीक है, आंत में अपचा भोजन मल के द्वारा मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जिसको समय समय पर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं श्वसन क्या है। हम लोग जनरली सांस लेने को ही श्वसन समझ लेते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं है, सांस लेना श्वसन नहीं होता है। श्वसन एक बहुत लंबी जटिल प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वही ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर वहाँ जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन करता है, जिससे CO2 मुक्त होती है। तो इस पूरी क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सजीवों में होने वाला ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं।
ठीक है। तो सजीवों में जितनी भी जैव प्रक्रम होते हैं, जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा इन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? ये जैव ऊर्जा इन्हें श्वसन से ही प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए, जैविक क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इस ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा कहते हैं। देखिए, यहाँ मैंने अलग से टॉपिक डाल रखा है जैव ऊर्जा का, है ना। तो ये हमें श्वसन से प्राप्त होती है। अब ये जो जैव ऊर्जा है ये कहाँ से आती है? श्वसन से आती है। तो श्वसन को जैव ऊर्जा से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैव ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है उसे ही श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब श्वसन में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो कहाँ से होता है? तो हमने पोषण में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 है, यहाँ पे C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ये हमने पोषण में पढ़ा था। तो ये ग्लूकोज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा विखंडन हो जाता है। ये जो ग्लूकोज है इसका एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के द्वारा इसका विखंडन हो जाता है, जिससे 3 चीज़ें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी मात्रा में जल और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। इस सभी क्रिया को भी आप याद रखिएगा। जो ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में विखंडन होता है, जिससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, H2 यानी जल बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारे अंदर ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट नामक एक यौगिक होता है, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। ठीक है, होता है। इसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें 2 फॉस्फेरस हैं। अब इसमें एक और फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, जिससे ये ATP बन जाता है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ऊर्जा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। फिर जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, तो यही बंधन टूट जाता है और ये ऊर्जा मुक्त कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ऊर्जा ATP से प्राप्त होती है, यानी इसमें ऊर्जा संचित रहती है। इसको हम ऊर्जा का बैंक भी कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि जो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है वो कहाँ रहती है? वो ATP के रूप में संचित रहती है। ठीक है। फिर जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब ये ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब जो श्वसन की क्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला है श्वासोच्छ्वास और दूसरा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है। अब श्वासोच्छ्वास क्या है इसको हम आगे देखेंगे, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है श्वासोच्छ्वास। दूसरा टाइप है, श्वसन 2 प्रकार में संपन्न होता है। दूसरा क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ना, इसमें क्या होता है? ये कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज कोशिका में पाया जाता है, वहीं इसका ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार से होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, और वायवीय श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। तो हम इसको देख लेते हैं। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर के जरिए हम क्या होता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, इसको देख लेंगे। अब देखेंगे अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है श्वसन का पहला चरण, यानी अवायवीय श्वसन श्वसन का पहला चरण है। ठीक है, ये जो है अवायवीय श्वसन ये स्टार्ट में ही होता है, फिर बाद में वायवीय श्वसन होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये वायवीय श्वसन जो है ये दूसरा चरण है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्लूकोज का अधिकांश विखंडन होता है। इसमें अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता।
हाँ, यहाँ पे अधिकांश विखंडन हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसमें कितने हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं, तो ये 3-3 के कार्बन परमाणु में बढ़ जाता है, 3-3 के, यानी 2 पायरुवेट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और ATP के रूप में ऊर्जा संचित होगी। क्योंकि यहाँ पे अधिकांश विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा भी कम मात्रा में रिलीज होगी जो कि ATP के रूप में रहती है। और यहाँ वायवीय शोषण में क्या होता है, जो वायवीय शोषण है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और पूर्ण विखंडन से क्या बनता है, हमने देखा था इसके पहले कि जब वहाँ पे वायवीय शोषण हो रहा था ग्लूकोज का, है ना, एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्या होता है, अपघटन होता है। तो वो कैसे विखंडित होता है, CO2 H2O और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। जो अवायवीय शोषण है वो कोशिका द्रव में होता है और वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा रिलीज होती है बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा भी कम मात्रा में रिलीज होती है। और वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण। अब हम देखेंगे यहाँ पे अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण किस तरह से होता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज होता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था पहला चरण अवायवीय शोषण का होता है। तो पहले चरण में पूर्ण विखंडन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, जो 6 कार्बन परमाणु थे उससे वो 3-3 के कार्बन परमाणु में बढ़ जाएगा और यहाँ पे 2 पायरुवेट बन जाएगा और ATP के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ये अवायवीय शोषण हो गया। इसके बाद यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सेकंड है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और थर्ड है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। तो सबसे पहले संभावना क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये वाली प्रोसेस, इसको वायवीय शोषण भी कहते हैं। ऑक्सीजन की यदि पर्याप्त उपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, इसको वायवीय शोषण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है जिससे CO2 निकलती है, H2O बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा को ATP के रूप में संचित कर दिया जाता है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है यहाँ पे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ये ईस्ट में होता है या फिर ईस्ट की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया को किण्वन भी कहा जाता है। इसी क्रिया से शराब बनाई जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। इसी क्रिया से शराब बनाई जाती है, इसको किण्वन कहते हैं। इसके बाद थर्ड संभावना यहाँ पे क्या हो सकती है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त ना मिले, ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहाँ पे, अपर्याप्त उपस्थिति में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, जिस अंग से हम अपने जिस बॉडी पार्ट से किसी काम को कर रहे हैं बहुत अधिक, है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है लेकिन वो एक बैलेंस में होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारा कोई भी बॉडी पार्ट यदि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ना, तो उसको ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं मिल पाती जितनी उसकी आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन अपने में ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति के कारण लैक्टिक अम्ल बना लेता है, उस बॉडी पार्ट में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है, उस बॉडी पार्ट में, जिस बॉडी पार्ट से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाता है जिससे वहाँ पे पेन होने लगता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में श्वसन हो तो कौन सा अम्ल बनता है, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी के कारण हमें थकावट महसूस होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकावट महसूस होती है। अब देखते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है।
तो हम पहले की कक्षाओं में पढ़ते थे कि पौधे जब सांस लेते हैं तब वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दो क्रिया होती हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण अलग है और श्वसन अलग है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं ना। और श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी ओनली दिन में होती है, रात में नहीं होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिन के समय में पौधे मुक्त करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही यूज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज़ नहीं हो पाती, बिकॉज रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं रात के समय। यही कारण है कि बोला जाता है कि रात के समय में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं पौधों के श्वसन के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पौधों में श्वसन के लिए कोई भी मुख्य अंग नहीं होता। जैसे जीव जंतुओं में मुख्य अंग होते हैं श्वसन के लिए, जैसे जलीय जंतुओं में गल्स पाए जाते हैं, है ना, मानव में फेफड़े पाए जाते हैं। तो पौधों में ऐसा कोई मुख्य अंग नहीं पाया जाता। पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा, ये विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन युक्त वायु पत्तियों के रंध्रों, वातरंध्रों, अंतरकोशिकीय स्थान और जड़ों के मूलरोमों द्वारा प्रवेश करते हैं। हमने अभी देखा कि पौधों में श्वसन के लिए कोई मुख्य अंग नहीं पाया जाता। तो ये कहाँ से श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ से ग्रहण करते हैं? ये वायु को पत्तियों के रंध्रों से। पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है ना। तो वहाँ से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। या फिर वातरंध्र, तने में, पौधे के तने में वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और अंतरकोशिकीय स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान मतलब पौधों की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, तो ये वहाँ से वायु को ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही जड़ों की मूलरोमों से भी ग्रहण करते हैं। अब जड़ें से कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो जड़ों के मूलरोमों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अब जलीय पौधों में विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं वो विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पूछा जा सकता है कि जलीय पौधे कौन सी क्रिया के द्वारा श्वसन करते हैं? तो विसरण क्रिया के द्वारा, ठीक है। इसके बाद पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से किस प्रकार भिन्न है? तो देख लेते हैं। पौधों में जड़, तना, पत्तियों से श्वसन होता है, जबकि जंतुओं में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, ठीक है। पौधों में कोई मुख्य अंग नहीं पाया जाता। ये जड़, तना या पत्तियों के द्वारा, वातरंध्रों के द्वारा या फिर जड़ के मूलरोमों के द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, पौधों में जंतुओं की तरह गैसों का परिवहन नहीं होता है। गैसों का परिवहन कैसे? जैसे हमारे शरीर में नानोज छिद्र पाए जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर वो ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से वो हृदय में जाती है और हृदय से रक्त में मिल जाती है। फिर रक्त में मिलकर हीमोग्लोबिन से जुड़कर वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में चली जाती है। बट पौधों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पौधों में क्या है, श्वसन के लिए अलग अलग भाग होते हैं। पत्ती, वातरंध्र, मूलरोम छिद्र, है ना, अंतरकोशिकीय स्थान, यहाँ से वो श्वसन करते हैं। और पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन धीमी गति से होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जंतुओं में श्वसन। तो एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है, ठीक है। जो एक कोशिकीय जंतुएं होते हैं उनमें, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनमें विसरण क्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान शरीर से विसरण द्वारा होता है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, बहुकोशिकीय है। तो निम्न श्रेणी के जो बहुकोशिकीय जंतुएं होते हैं उनमें भी श्वसन की क्रिया विसरण क्रिया के द्वारा होती है। अब जो विकसित बहुकोशिकीय जंतुएं हैं, जो कि बड़े आकार में होते हैं, विकसित जंतुएं होते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे फेफड़ा, गिल्स, ट्रैकिया आदि
नेक्स्ट पॉइंट है, तिलचिट्टा और टिड्डे जैसे जंतुओं में ट्रैकिया पाया जाता है। इनमें ट्रैकिया पाया जाता है श्वसन के लिए, तिलचिट्टे और टिड्डे में। कि जलीय जंतुओं में गिल्स पाए जाते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं जैसे कि मछली, तो इनमें गिल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए। और वर्टिब्रेटा उपसंघ के सभी जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जैसे मनुष्य, मगरमच्छ, कछुआ, सांप आदि ना। यह वर्टिब्रेटा यानी क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इन जंतुओं में जैसे मनुष्य है ना, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, फेफड़े, श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। अब हम यहाँ मानव श्वसन तंत्र देख लेते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मानव के श्वसन तंत्र में नासिका या नासाद्वार पाया जाता है, ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको, नासाद्वार। इसके बाद ग्रसनी पाई जाती है, कंठ पाया जाता है, ठीक है, श्वास नली पाई जाती है। और ये जो श्वास नली है ये उपास्थि वलय से बनी होती है, ठीक है, जो कि इसको आकार प्रोवाइड करता है। जो उपास्थि वलय है ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि जो श्वास नली है वो लचीली ना रहे, है ना। इसके बाद श्वसनी पाए, जो श्वास नली है वो आगे जाके दोनों फेफड़े में बढ़ जाती है, इनको श्वसनी कहते हैं। इसके बाद दो फेफड़े आते हैं या फुफ्फुस, ठीक है, इसमें श्वसनिका। अब जो श्वसनी है ये दो श्वास नली दो साइड बढ़ गई दोनों फेफड़े में, ये भी आगे जाके पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिका कहते हैं। फिर ये जो श्वसनिका है वो भी आगे जाके गुब्बारे जैसी संरचना बनाते हैं, जिनको कूपिका कोश कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना, इनको कूपिका कहते हैं, ठीक है। ये आपका डायफ्राम दिख रहा है, वक्ष गुहा में डायफ्राम पाया जाता है। और ये पसलियाँ पाई जाती है जो फेफड़े की सुरक्षा करती है, बाह्य आघात से फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं ये पसलियाँ। तो इन अंगों के बारे में हम देख लेंगे। सबसे पहले आता है नासाद्वार, ठीक है। तो नासाद्वार क्या होता है, नासिका या नासाद्वार चेहरे में स्थित नाक में दो छिद्र होते हैं। नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलता है। वह मार्ग टाइबाइनल अस्थियों से बना होता है। इसको याद रखिएगा, ये जो मार्ग है नासिका गुहा वो टाइबाइनल अस्थियों से बना होता है और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। मतलब जो नासा गुहा होती है उसमें श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है। जो बाहर से आने वाले धूल मिट्टी के कण होते हैं उन कणों को अंदर फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब नासा गुहा के बाद, नासा छिद्र के बाद क्या आता है, अगला भाग कंठ या स्वरतंत्र। कंठ को स्वरतंत्र भी कहते हैं। ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे कंठ द्वार या ग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्रसनी में, यहाँ पे ग्रसनी के बाद कंठ पाया जाता है। ये जो कंठ है इसमें ग्लोटिस नाम की संरचना पाई जाती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, यहाँ से जब मुख गुहा से भोजन ग्रहण किया जाता है तो ये एक श्वास नली होती है ना। ये नासाद्वार से श्वास नली आती है और ये यहाँ से ग्रास नली या ईसोफेगस, ठीक है, या आहार नाल खाने की जो नली होती है। जब हम यहाँ से भोजन लेते हैं तो ये श्वास नली में यहाँ पे ग्रसनी वाले भाग में कंठ पाया जाता है। तो एक ढक्कन होती है, जैसे ही भोजन को निगला जाता है तो वो ढक्कन इस नली को ढक लेती है, श्वास नली को। ये जो श्वास नली है इसको ग्लॉटिस ढक लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो भोजन हम निगल रहे हैं वो श्वास नाल में ना जाए, इसलिए ये ग्लॉटिस ढक्कन के रूप में पाया जाता है, जिससे भोजन श्वास नाल में ना जाए, ठीक है। तो इसको ग्लॉटिस कहते हैं। ये बंद हो जाता है भोजन के निगलते समय, ये बंद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है श्वासनाल। तो श्वासनाल क्या होता है, आपने यहाँ देखा ये जो श्वास नली है ना, नासाद्वार से होते हुए जो श्वास नली आ रही है इसको ही श्वासनाल कहते हैं। तो यही श्वास नली है जो आगे जाकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। श्वास नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर व्यास होता है। प्रत्येक श्वसनी अपने फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है।
यानी यहाँ पे जो फेफड़े पाए जाते हैं ये श्वास नली है। ये श्वास नली आगे जाके पतली पतली शाखाओं में बढ़ गई, इनको ही श्वसनी कहा जाता है। ठीक है, ये जो श्वास नली आगे जाके दोनों फेफड़ों में, एक इस वाले फेफड़े में और एक इस वाले फेफड़े में चले जाती है, तो इन दोनों को श्वसनी कहा जाता है। फिर वो जो श्वसनी है वो भी आगे जाके और पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, इनको क्या कहा जाता है? श्वसनिका। ठीक है, इस श्वासनाल के बाद अब आता है फेफड़ा। तो मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी फेफड़े मनुष्य में पाए जाते हैं। मनुष्य का श्वसनांग है, ये मुख्य अंग है। ठीक है, श्वसनांग का, श्वसन तंत्र का मुख्य पार्ट फेफड़े ही हैं। फेफड़ों के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इस तरह से नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनिका, कुपिका और कुपिका कोश, ये जो है श्वसन तंत्र के पार्ट हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैसे मानव में श्वसन की क्रिया होती है। अब हम मनुष्य में श्वसन की क्रिया को समझ लेते हैं। तो मनुष्य की श्वसन क्रिया जो होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप होता है बाह्य श्वसन, सेकंड होता है गैसों का परिवहन एंड थर्ड में होता है आंतरिक श्वसन, उसी को कोशिकी श्वसन कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में जो मनुष्य होता है, मनुष्य और वातावरण है ना, वातावरण के बीच में श्वसन गैस कौन कौन सी? कार्बन डाई और ऑक्सीजन गैस। तो इन गैसों का आदान प्रदान होता है, इसको ही बाह्य श्वसन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। ये क्रिया ही श्वसन कहलाती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। ये 2 चरणों में होती है। निःश्वसन, जब हम ऑक्सीजन गैस को अपने फेफड़ों में भरते हैं तो इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों से मुक्त करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? उच्छ्वास या एक्सपीरेशन। ठीक है, इस प्रकार से बाह्य श्वसन की क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट हो जाती है। यानी नासाद्वार से ऑक्सीजन गैस आ गई अंदर ना, नासाद्वार ने ऑक्सीजन गैस को अंदर ले लिया। अब क्या होता है? यहाँ पे गैसों का शरीर में परिवहन होता है। जो ऑक्सीजन गैस हमने अंदर ली है उस गैस का पूरे शरीर में कैसे परिवहन होता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना, लंग्स यानी फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़े तक आना है ना, इस क्रिया को कहते हैं गैसों का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इस प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का फेफड़ों से कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से वापस फेफड़ों में पहुंचना गैसों का परिवहन कहलाता है। तो श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? ब्लड का। ब्लड में जो Hb पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन है ना, तो ऑक्सीजन का परिवहन यही करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन को भी जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेता है और उसको कोशिकाओं तक ले जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये जो है फेफड़ों से कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से पहुंचता है और कोशिकाओं में जाकर टूट जाता है और ऑक्सीजन मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। कहाँ? कोशिकाओं में जाकर। इस तरह से गैसों की जो परिवहन की क्रिया होती है उसमें हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कोशिका में ले जाकर उस ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक है, इस तरह से गैसों का परिवहन हो जाता है। अब जो गैस वहाँ पहुँची, ऑक्सीजन गैस, वो क्या करती है? वो जो है जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण करती है। इस प्रकार से वहाँ पर आंतरिक श्वसन होता है, उसी को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, इसको हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस फेफड़ों में आकर बाहर निकल जाती है वायुमंडल में।
तो जो ऑक्सीजन गैस है वो कोशिका में पहुंचकर जब ग्लूकोज का या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करती है उसको ही यांत्रिक श्वसन कहते हैं, है ना। ये श्वसन का 3 स्टेप है, 3rd स्टेप है। इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरह से श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब जैव प्रक्रम का अगला प्रोसेस आता है परिवहन। तो परिवहन क्या होता है? समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी जो उपयोगी पदार्थ होते हैं जहाँ पे वो बनते हैं, मूल स्रोत जो उनका होता है, वहाँ से उन उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक लाना, और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थ बनेंगे, उन हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों में लाना जहाँ पे उत्सर्जन का कार्य होता है, जहाँ से इनको बाहर निकाल दिया जाए, है ना। ये प्रोसेस परिवहन कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पौधों में परिवहन और मानव में परिवहन को देखेंगे। तो क्या होता है, हम वहन इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं कि हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो होते हैं पदार्थ सारे रुधिर के द्वारा वहन करते हैं। ठीक है, ये सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं या फिर गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे रुधिर के द्वारा वहन करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है। अर्थात ये सभी अंगों में पहुंचते हैं। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। इसके लिए हमारे पूरे शरीर में रुधिर नलियों का एक परिपथ होता है, ठीक है, जिनमें रुधिर बहता रहता है। अब हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो कि रुधिर को इन नलियों के द्वारा सारे जगहों पर अर्थात सभी जगहों पर पहुंचाने में मदद करता है। सभी जगहों मतलब सभी ऊतकों में भेजता है। यानी जब हृदय पंप करता है तभी रुधिर वाहिकाओं में बहता है और ऊतक तक पहुंचकर इन उपयोगी पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि रुधिर के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री पूरे शरीर में चली जाती है तथा जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यानी रुधिर के द्वारा उन वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहयोग करना ही वहन कहलाता है। ठीक है, तो वहन क्या कहलाता है? रुधिर के द्वारा सभी आवश्यक सामग्री को पूरे शरीर में भेजना तथा वर्ज्य पदार्थों या अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालने में सहयोग करना, यही वहन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, अभी किन के द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। और रुधिर कहाँ बहती है? नलिकाएं में। और नलिकाएं कितनी प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पे 2 प्रकार की नलिकाएं होती है, शिरा और धमनी। हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में जो परिवहन का कार्य होता है वो रुधिर के द्वारा होता है ना, यानी रुधिर वाहिकाओं के थ्रू रुधिर के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की, धमनी और शिरा। रुधिर वाहिकाएं क्या है? एक प्रकार की नलिकाएं हैं जिनमें रुधिर बहता है, यानी जो रुधिर का वहन करती हैं अर्थात रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, उनको ही रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी, इसको इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, और शिरा, इसको वेंस बोला जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, यानी जो हृदय है, हृदय से बाकी जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे रुधिर का परिवहन होता है। और शिरा में क्या होता है? शिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर आता है, यानी जो बॉडी पार्ट है वहाँ से पूरी बॉडी से हृदय में ब्लड आता है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट है कि धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं और शिरा की दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। धमनी गुहा संकरी होती है और शिरा की गुहा चौड़ी होती है। धमनी जो है गुलाबी रंग की या चटक लाल रंग की होती है, जबकि शिरा गहरे लाल नीले बैगनी रंग की होती है। ठीक है, नीले बैगनी रंग की शिरा होती है और धमनी लाल रंग की होती है। धमनी ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो धमनियाँ होती हैं वो गहराई में स्थित होती हैं, यही कारण है कि वो दिखाई नहीं देते, जबकि शिरा जो है प्राय त्वचा के समीप स्थित होती है, यानी ऊपर ही स्थित होते हैं। आप देखे होंगे अपने हाथ
हाथ में वेंस देख सकते हैं, जो हल्की ब्लू कलर की जो दिखाई देती है वो शिरा है, वो ऊपर ही रहते हैं त्वचा में, जबकि जो धमनी है वो गहराई में स्थित होते हैं। तो इस तरह से धमनी और शिरा में अंतर है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, उसी को शुद्ध रक्त कहते हैं, और जो शिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब रुधिर की तरह लसिका भी परिवहन में मदद करता है। तो हम रुधिर और लसिका में अंतर के जरिए से हम जान लेते हैं कि लसिका क्या होता है और किस तरह से रुधिर से ये डिफरेंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, जबकि लसिका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता। ये भी तरल संयोजी ऊतक ही होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है और ब्लड गहरे लाल रंग का होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिका नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, रुधिर में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और लसिका में इसका अभाव होता है। थर्ड पॉइंट है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि मानव में वहन का कार्य मुख्य रूप से हृदय करता है। तो हृदय क्या है, सबसे पहले हम हृदय के बारे में जान लेते हैं। तो मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशी अंग होता है। ठीक है, एक कोमल पेशी अंग होता है, यानी पेशियों से बना होता है, और ये एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती है। अब ये एक मुट्ठी के आकार का होता है क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है ना। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का वहन करेगा तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, यानी जिस रुधिर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना मिले, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से ना मिले। इस वजह से इसको रोकने के लिए, दोनों टाइप ऑफ रुधिर को रोकने के लिए जो हृदय है वह कई कोष्ठों में बटा होता है। इस कारण ये मुट्ठी के आकार का होता है, बिकॉज जिसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कोष्ठों में बटा होता है हृदय, ताकि जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दोनों आपस में ना मिलें। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है और फुफ्फुस से वापस, यानी फेफड़ों से वापस ऑक्सीजनित होके, ठीक है, रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, इसको समझ गए क्या होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त तो रुधिर होता है ना, उसको हृदय फेफड़ों में भेज देता है और फेफड़ों से जब ऑक्सीजन युक्त होके, यानी रुधिर शुद्ध होके वहाँ से वापस आ जाता है शरीर के हृदय में, वापस शरीर के विभिन्न भागों में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रचुर मात्रा में बॉडी को मिल जाती है। इस तरह से जो है हृदय पंप का कार्य करता है। अब हम हृदय की बात करें तो ये कहाँ स्थित होता है, तो दोनों फेफड़ों के डायफ्राम के कुछ बाईं ओर स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के डायफ्राम समझते हैं आप लोग, डायफ्राम के कुछ बाईं ओर हृदय स्थित होता है और यह पंप का कार्य करता है। यह हमेशा लगातार कार्य करता है, कभी भी हृदय काम करना बंद नहीं करता, वो कंटिन्यूस धड़कते रहता है ना। यदि हृदय काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर ही काम करना बंद कर देगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। बिकॉज हृदय जो है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, तो वो कंटिन्यूस काम करते रहता है, बंद नहीं करता अपने काम को। यदि हम सामान्य व्यक्ति का हृदय देखें तो यह 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, हृदय कंटिन्यू धड़कते रहता है क्योंकि उसका काम ही है ब्लड को पंप करना, है ना। यानी वह धड़कता कैसे है, संकुचित होता है और शिथिलित होता है। ठीक है, संकुचित होता है और फैलता है। इस प्रकार से हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन तथा फैलने की अवस्था को अनुशिथिलन कहते हैं। अब हम हृदय के कार्य देखें तो हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर सिराओं के द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है। ठीक है, विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो सिराओं के
द्वारा हृदय में आ जाता है और हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है। ठीक है, शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाया जाता है अशुद्ध रुधिर को, किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। फिर रुधिर जो है फेफड़े से शुद्ध होकर हृदय में आता है और फिर वापस वो पूरे शरीर में चला जाता है, शुद्ध रुधिर। तो इस प्रकार से हृदय में धमनी तथा शिरा दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें रुधिर जो है लगातार बहता रहता है। किसमें? धमनी तथा शिरा में। ये हमने पहले भी देख लिया है, धमनी और शिरा क्या है। ठीक है, रुधिर क्या है, लसिका क्या है, ये सब हमने देख लिया है। तो इस तरह से दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। ठीक है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, ये भी हमने देखा था कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब आपको मैं पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सर्कुलेशन का काम होता है, हृदय के द्वारा कैसे हृदय पंप करता है। ठीक है, तो ये है हृदय की संरचना। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है। वैसे तो आप कहीं से नहीं कह सकते हैं, कहाँ से आता है हम नहीं कह सकते, बिकॉज पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं फेफड़ों से। उसका रीज़न है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में एब्जॉर्ब होती है, यानी रुधिर में जो ऑक्सीजन जाती है वो फेफड़े में ही जाती है। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फेफड़े से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फुफ्फुस शिराएं, तो फेफड़े से जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है यानी शुद्ध रुधिर, इन फुफ्फुस शिराओं के द्वारा यहाँ बायां आलिंद में आ जाता है। ठीक है, शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा फेफड़ों से बायां आलिंद में आ जाता है। ठीक है, जब बायां आलिंद में कैसे आता है? जब फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रुधिर को बायां आलिंद में लाती हैं तो ये बायां आलिंद जो है शिथिलित होता है यानी फैल जाता है, जिससे वो रुधिर इसमें समा जाता है, पूरा रुधिर यहाँ आ जाता है और उस समय बायां निलय संकुचित होगा। जब बायां आलिंद शिथिलित होगा यानी फैलेगा तो बायां निलय यहाँ पे संकुचित होगा। ठीक है, इस तरह से जो शुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां आलिंद में आ जाता है। ठीक है, ये बायां आलिंद में शुद्ध रुधिर आ गया। फिर क्या होगा? बायां आलिंद से वाल्व के द्वारा, यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, वाल्व के द्वारा वह बायां निलय में आ जाएगा, शुद्ध रुधिर बायां निलय में आ जाएगा। बिकॉज जब कैसे आएगा वाल्व के द्वारा? जब बायां आलिंद संकुचित होगा उस समय ये बायां निलय शिथिलित होगा। जब हृदय लगातार धड़कता रहता है यानी वो संकुचित होता है और शिथिलित होता है, तब जब बायां आलिंद संकुचित होगा तो प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे वाल्व में प्रेशर पड़ेगा और उसके द्वारा वाल्व जो है शुद्ध रुधिर को बायां निलय में पुश कर देगा। ठीक है, उस समय जब बायां आलिंद संकुचित होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल बारीकी से कि यहाँ जब बायां आलिंद संकुचित हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा? बायां निलय शिथिलित होगा यानी फैलेगा, तो वाल्व के द्वारा प्रेशर आएगा जिससे पूरा शुद्ध रुधिर बाएं निलय में आ जाएगा। ठीक है, बाएं निलय में शुद्ध रुधिर आ गया। फिर ये जो शुद्ध रुधिर है वो महाधमनी के द्वारा हाई प्रेशर से पूरी बॉडी में चला जाता है। इस महाधमनी के द्वारा, यहाँ से इस डायग्राम में आपको दिखाया नहीं गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो शुद्ध रुधिर है ये महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी में इसको शुद्ध रुधिर को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर से। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब बाएं निलय संकुचित होता है, बाएं निलय जब संकुचित होगा तो फिर एक प्रेशर बनेगा, तो उस प्रेशर से, हाई प्रेशर से शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा? जब पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर चला गया बाएं निलय से, फिर अब किसकी बारी आती है? बाएं के बाद दाएं निलय की, दाएं आलिंद की, है ना। अब क्या होगा? दायां आलिंद फैलेगा। जब दायां आलिंद फैलता है, ये है दायां आलिंद, है ना। जब दायां आलिंद फैलता है तो ये लिखा है शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये जो महाशिरा दिख रही है ना, तो शरीर के निचले भाग से महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, बिकॉज यहाँ पे
दायां आलिंद फैलेगा। जब दायां आलिंद फैलता है तो दायां निलय भी संकुचित होता है। अब दायां आलिंद जैसे ही फैलता है तो शरीर के निचले भाग से महाशिरा के द्वारा यहाँ पे अशुद्ध रुधिर आ जाता है। अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, ठीक है, अब दायां आलिंद क्या होगा? संकुचित होगा। तो नीचे वाला यानी दायां निलय फैल जाता है। अब जब दायां आलिंद संकुचित होगा तो ये दायां निलय फैल जाएगा। ठीक है, तो जब दायां निलय फैलेगा तो क्या होगा? रुधिर दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाएगा। दायां आलिंद से अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दायां आलिंद से दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, अब यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। तो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अब ये जो दायां निलय है वो क्या करेगा? दायां निलय, अभी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आया है ना दायां निलय में, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बनाने के लिए उसको फेफड़ों में भेज देगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको फेफड़ों में पहुँचा दिया जाता है शुद्ध होने के लिए। फिर वो शुद्ध होके फिर से यहाँ पे फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां आलिंद में आएगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस चलते रहती है और हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। ठीक है, अब हमने देखा जो रुधिर है वो निलय की पेशी भित्ति के मतलब निलय के द्वारा ही पुश होता है ना। जब निलय संकुचित होता है तभी तो शुद्ध रुधिर पूरी बॉडी को मिलता है। और यहाँ पे जब बायां निलय संकुचित होता है तब पूरी बॉडी को शुद्ध रुधिर मिलता है। और जब दायां निलय संकुचित होता है तब ये संकुचित होकर जो है फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर को पहुँचाता है। फिर अशुद्ध रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वहाँ से शुद्ध होकर फिर से यहाँ पे फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां आलिंद में आता है ना। तो हमने क्या देखा कि निलय के द्वारा होता है। तो जो निलय होते हैं वो आलिंद की अपेक्षा निलय की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। ये निलय की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। यही कारण है कि ये निलय के द्वारा जो है शरीर में रुधिर को भेजा जाता है। एक और चीज़ हमने देखा कि इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो जो वॉल्व होते हैं वो उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। ये जो वॉल्व पाए गए हैं यहाँ पे बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में, और यहाँ दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में, तो ये जो वॉल्व हैं ये रुधिर को, जब रुधिर आलिंद से निलय में आता है तो ये वापस उस रुधिर को निलय से आलिंद में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि ब्लड 2 बार हृदय में आता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। और एक और चीज़ हमने पहले भी देखा था कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा किस वजह से होता है। वो दाएं में और बाएं में, आलिंद और निलय में, इस प्रकार से 4 कोष्ठ में बटा रहता है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दाएं निलय और बायां निलय। क्यों बटा रहता है? ताकि जो ऑक्सीजनित ब्लड है वो विऑक्सीजनित ब्लड से ना मिल पाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती है। अच्छे से हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रुधिर मिल जाता है आसानी से। यही कारण है कि ये 4 कोष्ठों में बटा होता है। लेकिन हम जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में देखें तो 3 कोष्ठी हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर हम मछली को देखें तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लॉम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। लेकिन जो कशेरुक जंतु होते हैं जैसे हम मनुष्य में, तो इसमें जो है प्रत्येक चक्र में 2 बार ब्लड जो है हृदय में आता है। हमने यहाँ पे भी देखा था, है ना, हम भी एक कशेरुक जंतु हैं, हमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मानव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब वो कशेरुक जंतु है। तो क्या होता है, मानव के परिसंचरण तंत्र में जो हृदय होता है इसमें 2 बार रुधिर पहुँचता है। इसी कारण है कि इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अब कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि रक्तदाब क्या होता है। ठीक है, तो रक्तदाब क्या है? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है। हमें पता है कि रुधिर जो है वो वाहिकाओं में बहता है,
धमनी और शिरा में। तो इन रुधिर वाहिकाओं में जो जब रुधिर बहता है तो वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है, ठीक है, उसे ही रक्त दाब कहते हैं। ये जो दाब है वो शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, बिकॉज धमनी के अंदर रुधिर का जो दाब होता है वो अधिक होता है, ठीक है। तो धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन के दौरान वो निलय संकुचन दाब कहलाता है, और निलय के स्थिलन के दौरान निलय शिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm होता है तथा अनुसिंथिलन दाब 80 mm होता है, ठीक है। यदि सामान्य पूछा जाए कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो कि स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा नापा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव कहते हैं, ठीक है। उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर अति तनाव भी कहते हैं, और इसका कारण है धमनिकाओं का सिकुड़ना, यानी धमनिकाओं के सिकुड़ने के कारण ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। धमनिकाओं के सिकुड़ने के कारण क्या होता है, रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे कभी कभी क्या है, धमनी फट भी सकती है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रक्तदाब जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है उससे क्या कहते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मनुष्य का रक्तदाब नापा जाता है, और एक सामान्य रक्तदाब, ठीक है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अब हम देखेंगे पादपों में परिवहन किस तरह से होता है। तो जड़ के मूलरोमों द्वारा अवशोषित जल, जो पौधे होते हैं, पौधों के जड़ों में मूलरोम पाए जाते हैं, तो मूलरोमों के द्वारा अवशोषित जल और उस जल में जो खनिज लवण घुले हुए होते हैं, उसमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का, ठीक है, किस किस का, मूलरोमों के द्वारा अवशोषित जल का और उस जल में घुले हुए खनिज लवणों का, एवं पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनते हैं ना, तो उन खाद्य पदार्थों का विभिन्न भागों तक, पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन वाहिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है, ठीक है। जो चालन वाहिकाओं से निर्मित तंत्र होता है उसे ही पादप परिवहन तंत्र कहते हैं। मानव में तो हृदय पचे हुए भोज्य पदार्थ को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, ठीक है। तो क्या पौधों के पास भी हृदय है? नहीं। तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये 2 प्रकार की नलियों के द्वारा काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जाइलम वाहिकाएं, ये एक ऊतक होता है, टिश्यू होता है, एंड सेकेंड है फ्लोएम वाहिकाएं। तो जो जाइलम वाहिकाएं हैं ये पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, ठीक है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है, और फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम पादपों में परिवहन में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण किस तरह से होता है, ये जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है देखेंगे। तो पादपों में जल का अवशोषण, मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण पराशरण दाब में भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। मूलरोमों में जल का अवशोषण किस वजह से होता है, पराशरण दाब में भिन्नता के कारण। यानी ये कैसे होता है, जो भूमि में जल पाया जाता है और मूलरोम है ना, तो मूलरोम में जो खनिज पदार्थ होते हैं, मूलरोम की कोशिका द्रव में जो खनिज लवण होते हैं, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल ना आदि घुले रहते हैं। मूलरोम में के कोशिका द्रव में खनिज लवण, शर्कराएं और कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। इनका पराशरण दाब यानी कोशिका द्रव का पराशरण दाब अधिक होता है, किससे, भूमि में उपस्थित जल से। तो क्या होता है, मूलरोम की कोशिका द्रव में जो द्रव्य होता है ना, जो द्रव्य यानी पदार्थ होता है, उसका पराशरण दाब अधिक होता है मृदा के जल से। जैसे हमने देखा था छोटी क्लासों में कि किशमिश को पानी में डाल दिया जाता है, तो जो पानी है उसमें कैसा है, तरल है, और उसमें जो किशमिश है, किशमिश के अंदर सांद्र द्रव रहता है, तो सांद्रता की ओर जल का पराशरण दाब अधिक होता है,
ठीक है, मतलब जो जल है, जल में किशमिश को डुबाया गया है, तो जल का पराशरण दाब कम है और किशमिश के अंदर जो द्रव्य हो उसका पराशरण दाब अधिक है। तो जो जल है जिसमें किशमिश को डुबाया गया है, तो वो पानी किशमिश के अंदर आने लगता है अधिक पराशरण दाब के कारण, यानी कम पराशरण दाब से अधिक पराशरण दाब की ओर जल जो है बहता है। तो इसी तरह यहाँ होता है, क्या होता है कि मूल रोम में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें उसका खनिज लवण, शर्करा और कार्बनिक अम्ल के कारण उसका पराशरण दाब अधिक होता है मृदा के जल से, जिसकी वजह से कोशिका के द्रव्य का पराशरण दाब भूमि के जल के पराशरण दाब से अधिक होने के कारण जल कोशिका द्रव्य के उच्च पराशरण दाब के कारण अर्धपारगम प्लाज्मा झिल्ली में से होकर मूल रोम में प्रवेश करता है। ठीक है, इस तरह से मृदा में जो जल है वो मूल रोम में आ जाता है। इस तरह से पादपों में जल का अवशोषण होता है। अब पादपों में खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होगा? जाइलम वाहिकाओं के द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण। तो खनिज लवणों का अवशोषण भी मूल रोमों के द्वारा होता है, लेकिन ये पराशरण दाब से भिन्नता के कारण नहीं होता। तो कैसे होता है खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा? तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि भूमि में क्लोराइड, फास्फेट या नाइट्रेट आदि रूप में पाए जाते हैं। तो पौधे इन खनिज लवणों का अवशोषण आयनों के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पादपों में खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अब पादपों में हम देखेंगे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण तो हो गया। अब खाद्य पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है? तो पादपों में खाद्य पदार्थों का अवशोषण फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पादप शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, पादप के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। जिस तरह मानव शरीर में होती है उसी तरह पादप शरीर में भी होती है। जिस तरह मानव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पादप को भी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, पत्तियों में बना हुआ खाद्य पदार्थ संचय स्थलों अथवा उपयोग के लिए एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना आवश्यक होता है। अब जब ऊर्जा का पूर्ति खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण हो रहा है तो पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बन रहा है ना, जहाँ पे बन रहा है पत्तियों पर, तो वहाँ से पौधे के विभिन्न भागों तक इन खाद्य पदार्थों का पहुँचना आवश्यक है, तभी ना पौधों को ऊर्जा प्राप्त होगी। अतः खाद्य पदार्थों का इस प्रकार का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक के द्वारा घुलनशील अवस्था में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, बिकॉज पत्तियां ऊपर पाई जाती हैं, पत्तियों में खाद्य पदार्थ होते हैं, तो पत्तियों से जड़, तना, यहाँ तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है फ्लोएम वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा पादपों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य चालनी नलिकाओं तथा सहकोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद रसारोहण, पौधों में जड़ों का अवशोषण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रसारोहण क्रिया के द्वारा पौधों में मूल रोमों से जड़ों का अवशोषण होता है। पौधों में जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों को जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, रसारोहण किसको कहते हैं? पौधों में जड़ों के द्वारा जो भूमि से जल को अवशोषित किया जाता है उसमें कुछ खनिज लवण भी रहते हैं। ठीक है, तो जल तथा खनिज लवणों को जाइलम ऊतक के द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। उस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। अब जैव प्रक्रम का नेक्स्ट प्रोसेस है उत्सर्जन। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो अन्य उपपची क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है ना। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापची वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है यानी इनका निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोश की जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत
है ना, जल में विसर्जित कर देते हैं। यानी विसरण क्रिया के द्वारा इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से बाहर कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, है ना। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो इस कार्य को पूरा करने के लिए इनमें एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, ठीक है, विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से उत्सर्जन में भी है। तो हम इन बहुकोशिकीय जीव को ले लेते हैं, जैसे कि मानव। तो इसमें हम उत्सर्जन की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में उपापचय क्रियाओं, शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप कुछ बेकार अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। वो हानिकारक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। अथवा जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं और इस तंत्र को उत्सर्जी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब हम मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र की बात करें तो मनुष्य एवं अन्य उच्च कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होती है, ठीक है। किडनी इनमें मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अब मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र की बात करें तो उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? वृक्क या किडनी, सेकंड है मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मूत्र मार्ग, अब हम इनको एक एक करके देखें तो सबसे पहले हम वृक्क या किडनी की बात करते हैं। तो मनुष्य में 2 जोड़ी किडनी पाई जाती है जो कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होती हैं। जो दाईं किडनी होती है ना, दायां किडनी बाईं किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित होता है। इन किडनियों में ये एड्रिनल ग्रंथि भी पाई जाती है जिनमें एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि जो कि हार्मोन का, ये भी हार्मोन का स्राव करती हैं। और हम मनुष्य की किडनी की बात करें तो ये सैम के बीच की आकार की होती है, दोनों तरफ रेड कलर में, है ना, लाल रंग की, गहरे लाल रंग की किडनियाँ होती हैं जो कि सैम के बीच की आकार की होती हैं और लगभग 13 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। पुरुष के वृक्क का भार 125 से 170 ग्राम होता है और स्त्री के वृक्क का भार लगभग 115 से 125 ग्राम होता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में यानी किडनी में रीनल धमनी के द्वारा रुधिर प्राप्त होता है और रीनल सिरा के द्वारा वृक्क से रुधिर को एकत्रित करके पश्च महाशिरा में पहुंचा दिया जाता है। यानी इसमें रीनल धमनी होती है, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा, इसी को रीनल धमनी और रीनल सिरा बोलते हैं, ठीक है। रीनल धमनी के द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा रुधिर प्राप्त करता है वृक्क और रीनल सिरा के द्वारा वृक्क जो है वो रुधिर को एकत्रित करके पश्च महाशिरा में पहुंचाता है। अब हम बात करते, तो इस तरह से ये 2 वृक्क हो गए, देख लिया इनको हमने। अब हम बात करते हैं मूत्र वाहिनियों की। तो प्रत्येक मूत्र वाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। यह अपनी ओर के वृक्क से, मतलब जैसे ये मूत्र वाहिनी है, ये इस साइड के वृक्क से और ये अपनी इस साइड के वृक्क से, ठीक है। तो ये अपने ओर के वृक्क कोई कोटर से या फिर रीनल साइनस में से, जो रीनल साइनस होते हैं उनमें जो कीपनुमा पेल्विस पाया जाता है, ठीक है। रीनल साइनस में ये जो पेल्विस है यहाँ से निकल कर पेल्विस से प्रारंभ होकर मूत्राशय की पिछली दीवार के पार्श्व भाग में स्थित एक तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में ओपन होती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक जोड़ी यानी 2 मूत्र वाहिनियाँ, और ये कहाँ जाकर खुलती है? मूत्राशय में। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की। तो मूत्राशय श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा अंग होता है। इसमें मूत्र एकत्रित होता रहता है और मूत्राशय की दीवार मोटी और अधिक फैलने वाली होती है। इसकी श्लैष्मिका में अनेक भीतरी फोल्ड्स होते हैं। जो मूत्राशय है इसकी श्लैष्मिका में अनेक फोल्ड होते हैं। अंतर्वर्ती एपिथेलियम में कोशिकाओं के 4 से 6 स्तर होते हैं इनमें,
ठीक है। जो जो मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है ये कोशिकीय स्तर फैलते जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किडनी जो है वो उदर गुहा में पाया जाता है। उदर गुहा में जो वो रीढ़ की हड्डी उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। और मूत्राशय श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा अंग होता है। ठीक है, अब इस तरह से मूत्राशय में आकर यूरिन जो है एकत्रित हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा की। तो मूत्राशय के श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा अंग होता है, हमने देखा। इसी में मूत्र मार्ग पाया जाता है, जिस मूत्राशय में जो यूरिन एकत्रित होता है यानी मूत्र एकत्रित होता है उसको समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, किस तरह से किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? किडनी के नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की इकाई है, नेफ्रॉन। ठीक है, वहीं पे मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र किस प्रकार तैयार होता है और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? तो मूत्र बनने का उद्देश्य जो है वो रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। फुफ्फुस में से यानी फेफड़ों में से CO2 जो है वो रुधिर से अलग हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अम्ल है ना, यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। ये फेफड़ों में नहीं होते, इनको वृक्क में यानी किडनी में रुधिर से अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में क्या होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यकृत सेल्स, यानी यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो यूरिया बनता है उस यूरिया को रुधिर द्वारा वृक्कों में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यकृत से यूरिया युक्त रुधिर यकृत सिरा द्वारा पश्च महासिरा में डाल दिया जाता है, जहाँ से यूरिया को रुधिर से पृथक किया जाता है। इस प्रोसेस को ही मूत्र निर्माण कहते हैं। अब जो मूत्र निर्माण की क्रिया है वो 3 चरणों में होती है। फर्स्ट है परानिस्पंदन, सेकंड है वर्णात्मक पुनर्अवशोषण और थर्ड है नलिका उत्सर्जन। ठीक है, इस तरह से 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है। तो हमने देखा कि किडनी की इकाई क्या है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। तो इसी नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है ना, मतलब नेफ्रॉन ही किडनी का मुख्य पार्ट होता है जो कि वर्क करता है। ठीक है, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई माना गया है। अब हम देखते हैं किस तरह से नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन की संरचना बनाकर उसमें मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। तो नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या होता है? सबसे पहले यहाँ बॉमन संपुट होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको प्यालेनुमा संरचना, ये बॉमन संपुट है। ठीक है, फिर इसमें जो है अभिवाही धमनी आती है और अपवाही धमनी जाती है यहाँ से। तो जो अभिवाही धमनी होती है वो अभिवाही धमनी कहाँ से आती है? वृक्कीय धमनी से। वृक्कीय धमनी से अभिवाही धमनी आती है और जो अपवाही धमनी होती है ये अपवाही धमनी है। ठीक है, ये अभिवाही धमनी है, ये वृक्क की धमनी से आती है, और जो अपवाही धमनी होती है ये वृक्क की शिरा से आती है। तो अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी ये जो है पतली पतली नलिकाओं के रूप में होते हैं और ये ग्लोमेरुलस का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अभिवाही धमनी होती है वो चौड़ी होती है और अपवाही धमनी संकरी होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पतली पतली नलिकाओं में होता है अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी मिलकर जो बनाते हैं उसको ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस में ही फिल्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस में होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। बॉमन संपुट जो है आगे जाके नलिकानुमा संरचना में बढ़ जाता है। तो इसमें जो पहले ये जो नलिकानुमा संरचना में बटा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है वो आगे जाकर यू आकार में बढ़ जाती है, इस तरह से यू में जाती है। यू आकार से ये दूरस्थ कुंडली नलिका में मिलती है। ये जो यू का आकार है इसको बोलते हैं हेनले का लूप। ठीक है, यू आकार जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हेनले का लूप। अब यही आगे जाकर दूरस्थ कुंडलित नलिका से मिलती है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो संग्राहक वाहिनी यानी संग्राहक नली में जाकर खुलती है जहाँ पे मूत्र का संग्रहण होता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसमें वृक्क की धमनी होती है और वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है, ग्लोमेरुलस होता है, केशिका गुच्छ पाए जाते हैं। जो केशिका गुच्छ होते हैं ना पतली पतली, उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभिवाही धमनी होती है और अपवाही धमनी होती है। और जो हमने देखा समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका और हैनले का रूप, इन्हीं के ऊपर जो है रुधिर वाहिनी का क्या होता है, जाल बिछा रहता है। ठीक है, पतली पतली रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है जिसमें पुनर्अवशोषण का काम होता है। अब क्या होता है, जो अभिवाही धमनी होती है, अभिवाही धमनी से अशुद्ध रुधिर आता है। ये अभिवाही धमनी है, यहाँ से अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर का क्या मतलब है, अशुद्ध रुधिर जिसमें वर्ज्य पदार्थ हों, यूरिया, जल और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जैसे ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, है ना, यूरिक एसिड, ये सारे पदार्थ मिले रहते हैं। तो अभिवाही धमनी से ये अशुद्ध रुधिर आ गया। अब यहाँ क्या होता है, हमें पता है कि अभिवाही धमनी जो है वो चौड़ी होती है और अपवाही धमनी संकरी होती है। इससे क्या होता है, यहाँ ग्लोमेरुलस में जो कि केशिका गुच्छ से बना होता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं और जो ग्लूकोज के अणु हैं, यूरिया है ना, जल, अमीनो अम्ल, ये सारे छनकर समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं और जो शुद्ध रुधिर है वो अपवाही धमनिका से बॉडी में चला जाता है। अब जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जो जल के साथ यूरिया, ग्लूकोज, लवण और एमिनो अम्ल आए हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका में, है ना। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, पुनः अवशोषण का काम होता है, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। दिख रहे हैं आपको, ये रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। तो इसमें पुनर्अवशोषण का काम होता है। पुनर्अवशोषण किस तरह से होता है, इसमें जो है उपयोगी पदार्थ जो होते हैं, यूरिया तो अनुपयोगी पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ है, ये जो है जल के साथ आगे चले जाएगा। लेकिन जो उपयोगी पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और कुछ मात्रा में जल भी, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ से अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है अवशोषित होकर इन्हीं केशिकाओं के द्वारा अपवाही धमनी में चले जाते हैं और ये फिर वहाँ से वृक्क की शिरा से होते हुए शुद्ध रक्त में जाके मिल जाते हैं और हमारी बॉडी में मिल जाते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं। और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो आगे जाकर मूत्र का निर्माण करते हैं। उसमें जल होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और कुछ मात्रा में लवण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए ये यूरिन यानी मूत्र ये संग्राहक नलिका में जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर संग्राहक नलिका से ये कहाँ जाएगा, संग्राहक नलिका से इसको मूत्र नली में भेज दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं एरो के निशान, ये संग्राहक नली से फिर मूत्र नली में जाता है, मूत्र नली से मूत्राशय में जाता है और फिर मूत्राशय में समय समय पर जो है इसका मूत्र का त्याग कर दिया जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा, जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उसके थ्रू। ठीक है, मूत्र का त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरह से मूत्र निर्माण की पूरी क्रियाविधि नेफ्रॉन में होती है। अब हम देखेंगे पादपों में उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के क्रम में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, को पत्तियों के रंध्र द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए तो उपयोगी है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ये ऑक्सीजन पौधों के लिए अपशिष्ट पदार्थ होती है। इन ऑक्सीजन को यानी पौधों के अपशिष्ट पदार्थ को पत्तियों के रंध्र के द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है ना, मतलब पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पौधों से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, मतलब वाष्प के रूप में जल निकलता है पत्तियों से। जो पौधों में अतिरिक्त जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों से बाहर निकाला जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट है पादपों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, पौधों से गिरने वाली पत्तियाँ, रेजिन, गौण
गोंद आदि के रूप में तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ आसपास की मिट्टी में भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पादपों में भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन वो जंतुओं से भिन्न होती है। ठीक है।